पीके आज बिहार की मजबूरी क्यों है? कभी राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में है। लोगों ने कहा कि चुनाव की रणनीति बनाना और चुनाव लड़ना दोनों अलग चीज हैं। अब राजनीतिक दल घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर किसी हड़बड़ी में नहीं दिखते। वे धीरे धीरे राजनीति में एक कदम जमा रहे हैं। उन्होंने बिहार में राजनीति के कमजोर नस को पकड़ लिया है। शिक्षा और रोजगार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज शिक्षित है तो रोजगार मिलेगा ही। हाँ, अगर केवल डिग्रीधारी शिक्षित है तो रोजगार मुश्किल है। इसके अंतर को प्रशांत किशोर बखूबी समझते हैं। लालू और नीतीश राज ने जनता को कभी शिक्षित नहीं किया। सरकारी स्कूल केवल चरवाहा स्कूल और खिचड़ी परोसने वाले स्कूल बनकर रह गए। बिहार से ब्रेन ड्रेन केवल पढ़े लिखों और मजदूरों का नहीं बल्कि पूंजी का भी हुआ है। बिहार के नेताओं ने बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि बिहार की पूंजी दूसरे राज्यों में जाने लगी, जो आज भी लगातार जारी है। यह बात प्रशांत किशोर हर चुनावी और नुक्कड़ सभा में लोगों को समझा रहे हैं। भारत की जो राजनीति है उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बोलबाला होना ही चाहिए। तो अगर बेस्ट माइंड्स पॉलिटिक्स में होंगे तो बेस्ट पॉलिसीज आएंगी। तो मेरा मानना यह है कि प्रशांत किशोर जैसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में अब आना ही चाहिए, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित होगा, वरना दिक्कत होगी। स्कूल से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो शिक्षित बेरोजगार, आपको भले वो शिक्षित लग रहा है, वो शिक्षित है नहीं, वो डिग्री धारक बेरोजगार है। बिहार में जो बिहार से पलायन है वो सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, लोगों का पलायन नहीं है, बुद्धि का पलायन नहीं है। एक बहुत बड़ा पलायन यहाँ से पूंजी का पलायन है, जिसकी चर्चा यहाँ लोग करते नहीं है, जिनकी समझ ज्यादा है नहीं लोगों को। पूंजी जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। अगर मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 10, 20, 50 हजार रुपए हो और बैंक से आपको 1 लाख रुपया कर्ज मिल जाए, तो आप एक सैलून खोल लेंगे, उसमें 3, 4, 5 लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे। लेकिन अगर वो पैसा पूंजी आपके पास न हो तो बाल काटने आने के बावजूद जाकर किसी सैलून में आप नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे। 100 रुपया कमाए, 80 रुपया खर्च हुआ, 20 रुपया बचा, वही आपका पूंजी है। तो एक पूंजी का जरिया है बचत, दूसरा पूंजी का जरिया है बैंकों से मिलने वाला कर्ज। अगर आपके पास 20 रुपया बचा हुआ है, बैंक वाले आपको 50 रुपया कर्ज देंगे तो 70 रुपए का आप काम कर पाइएगा। तो बैंक यहाँ लोगों को पूंजी दे नहीं रहे, ऋण लोन दे नहीं रहे। बैंक में कितना पैसा लोगों ने जमा किया, उसके बदले में बैंकों ने कितना पैसा समाज को अलग अलग काम के लिए ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर दिया। घर बनाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। देश में ये आंकड़ा है 70% का। मतलब जितना देश भर के लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया, अगर 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया कर्ज के तौर पर लोगों को वापस दिया। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में सीडी रेशियो था 40। लालू जी के 15 साल के शासनकाल में सीडी रेशियो घट के हो गया 28। और अभी 18 साल के नीतीश के प्रयास के बावजूद भी ये अभी भी 40 ही है। इसका असर क्या होता है ये समझिए। पिछले वर्ष, ये हेडलाइन नोट कर लीजिए, पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार में लोगों ने बैंकों में जमा किया। बैंकों ने 40% के सीडी रेशियो के हिसाब से कर्ज के तौर पर 1,61,000 करोड़ रुपया लोगों को दिया। बाकी पैसा 1,02,80,000 करोड़ कहाँ गया? ये पैसा चला गया दूसरे राज्यों में, जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां स्वरोजगार है, जहां तरक्की है, जहां व्यापार है। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष में कुल जमा 1990 से अगर आप जोड़ेंगे 32 साल में बिहार के बैंकों ने 26,20,000 करोड़ रुपया, बिहार के लोगों का रुपया, ये बाहर के उद्योगपति का पैसा नहीं है, ये सरकार का बजट का पैसा नहीं है, बिहार के लोगों के बचत की हुई राशि
26,20,000 करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में जहां पर तरक्की है, व्यापार है, रोजगार है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने यहां के लोगों को ऋण के तौर पर भी दिया होता तो कितने ज्यादा लोगों ने यहां घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने ज्यादा लोगों ने स्वरोजगार का कोई न कोई शुरुआत करी होगी। तो बिहार, और ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो कितना पैसा ऋण दें, ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है कि कम से कम 70% पैसा जो जमा होता है वो उनको ऋण के तौर पर देना ही देना है। और उस कमेटी को चेयर करते हैं मुख्यमंत्री राज्य के। ये भी नहीं है कि बैंक अपना जो चाहे वो कर ले, मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि बैंकों को 70% पैसा कर्ज के तौर पर लोगों को देना है। लेकिन बिहार में जैसे मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहे हैं, उसी तरह से बैंक वाले भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि यहाँ के नेताओं को या समाज में इस बात की ज्यादा समझ है ही नहीं। तो आपको लगता है कि वो चीनी मिल चालू हो जाएगा तो उद्योग उससे रोजगार मिलेगा। एक चीनी मिल लगेगा, उसको लगाने का खर्चा आएगा 10,000 करोड़ मान लीजिए, उसमें 2-4-5,000 आदमी को नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोगों को ऋण के तौर पर मिल जाए तो उससे कितना रोजगार सृजित होगा, कितने लोग बिजनेस व्यापार करेंगे। तो जन स्वराज का विजन ये है कि यहाँ पर शिक्षा को रोजगार पाने वाला बनाया जाए, लोगों को डिग्री नहीं बांटा जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए और फिर उनको पूंजी मुहैया कराया जाए बैंकों के जरिए, ताकि लोग अपने क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ रोजगार कर सके। उससे उनकी आर्थिक तरक्की होगी और उसी से बिहार का विकास होगा। जब तक शिक्षा और पूंजी ये 2 चीज मुहैया नहीं होगी तब तक सरकार के किसी भी प्रयास से बिहार में गरीबी खत्म नहीं हो सकती।